फ्रेंड्स, अपन अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका पाचन एवं अवशोषण, है ना। अध्याय आपका 16 नंबर, है ना। 16 अध्याय। इससे पहले अपन ने श्वसन एवं गैसों का विनिमय देखा था, है ना। अब क्या होता है कि इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते तो सबसे पहले अगर बात कर रहा है पाचन एवं अवशोषण की, है ना। तो पाचन क्या होता है, अब यार किसका होगा पाचन, है ना। तो बात करते हैं भोजन की। अब भोजन जो रहता है ना, वो क्या होता है कि सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। सभी जीव जो भी जीवित है, जो भोजन को लेते हैं, उन सभी के लिए। अब क्या होता है कि जो भोजन है उसका उपयोग कैसे करते हैं, जैसे उसका अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण उपयोग अपनी वृद्धि के लिए, है ना, अपनी ग्रोथ के लिए। और क्या होता है कि अपने जो ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत के लिए भी किया जाता है ना। क्योंकि क्या होता है कि अपनी जो पूरा शरीर है वो कहीं कहीं कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है ना। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती है तो उनसे उत्तक का फॉर्मेशन होता है ना, उससे उत्तक बनते हैं, है ना। उत्तकों का निर्माण होता है, तो वही चीज है। अब क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, भोजन तो खाते हैं, उसके साथ में अपन जल भी तो ग्रहण करते हैं। आप बोलोगे सर खाली भोजन का ही यूज उपयोग थोड़ी ना करते हैं, अपन तो जल भी ग्रहण करते हैं। तो आपने जो जल ग्रहण किया है उसका भी हम जो है वो उपापचयी क्रियाओं में क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है, तो अपन ने जो हमने जो जल ग्रहण किया है वो उपापचयी क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है ना। कैसे देता है, तो क्या होगा कि आपने जो जल ग्रहण किया है ना, उसकी वजह से एक प्रक्रिया जो निर्जलीकरण है ना। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन। जिसे मान लो आप धूप में निकले हो बाहर, है ना, मार्केट जा रहे हो, तो अब मार्केट के अंदर धूप की वजह से आपको गर्मी लगेगी, फिर स्वेटिंग होगी, है ना। तो स्वेटिंग के थ्रू आपके शरीर के अंदर, स्वेटिंग मतलब पसीना आना, है ना। तो उस पसीने के थ्रू क्या होगा, आपकी बॉडी, आपके शरीर के अंदर जो पानी है वो क्या हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, निर्जलीकरण हो गया, है ना। तो उस चीज को बचाता है ना। दूसरा उपापचयी क्रिया, है ना। उपापचयी प्रक्रिया कैसी होती है, जिसे मैंने आपको जब श्वसन एवं गैसों का विनिमय पढ़ाया था उस टाइम ये चीज आपको बहुत अच्छे से बताई थी, है ना। तो आप वहां से देख सकते हो। अब अपन प्रक्रिया पे आते हैं तो क्या होता है कि हमारा शरीर जो जो भोजन में हमारे शरीर में जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं, जो उपलब्ध किया हुआ है उसके अंदर जो जैव रसायन होते हैं उनके जो रूप है जैसे हैं वो उसको अपन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्या बोला है कि मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकते, मतलब आपने जो भोजन ग्रहण किया है उसके अपन मूल रूप में उसको अपन ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं तो देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल, आप खाना खाने बैठे हो, है ना। अब खाना खा रहे हो, मम्मी ने 2 रोटी रखी है, तो आपने रोटी को बिना तोड़े पूरी रोटी एक ही साथ खा ली। क्या ऐसा करोगे, नहीं करेंगे ना, है ना। क्योंकि आप प्रॉपर वे में फिर उसको अच्छे से खा नहीं पाओगे, है ना। अरे मतलब जानवर तो हो नहीं, है ना, इंसान ही हो ना, ह्यूमन बींग। हाँ, तो वही वाली चीज है। अब क्या है कि आप उसको छोटे छोटे निवालों में एक एक करके खाओगे, है ना। उससे क्या होगा कि जो यहां जो बोल रहा है वो जो जैव रसायन है मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकते। मतलब आप पूरी की पूरी रोटी को नहीं खा सकते हो, है ना। अरे खा सकते हो बट एक्चुअली में अपन ऐसा नहीं करते हैं, है ना। अगर आप करोगे तो भी आपका जितना पाचन होना चाहिए उस खाने का उतना नहीं हो पाएगा, है ना। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं होगा, है ना। अब क्या होता है कि जो आपका पाचन तंत्र होता है वो जो आपने जो भोजन ग्रहण किया है उसको छोटे छोटे कणों में क्या कर देता है, विभाजित, है ना, तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। फिर क्या होता है, उसको साधारण पदार्थ में परिवर्तन किया जाता है ना। उसको साधारण पदार्थ के अंदर परिवर्तित किया जाता है ना। ऐसा क्यों, तो एक नॉर्मली एग्जांपल, अपन अभी रोटी की बात कर रहे थे तो अपन रोटी ले लेते हैं, है ना। ये रोटी है ना। आपने इसको खाया तो इसे छोटे छोटे इसके पीसेस हो गए, है ना। इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, कण हो गए, अणु हो गए, है ना। अब देखो, अगर बात की जाए, अगर ये पूरी की पूरी रोटी आपके आमाशय के तक पहुंच गई, है ना,
तो इस रोटी का जो भाग होगा मतलब ऊपर ऊपर का, इसी को पाचन करेगा आमाशय, है ना। आमाशय क्या करता है कि जैसे आमाशय ऐसा कुछ होता है, देखो ऐसा, है ना, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर ऐसे भरा हुआ रहता है एसिड, है ना, क्या भरा रहता है, अम्ल, है ना। मेनली नाम में दे दूं आपको HCl। अपन बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो इस अम्ल के अंदर ये जो आपने भोजन खाया है वो ऐसे आके गिरता है ऐसे, है ना। अब क्या होता है, इस अम्ल की जो आपने जो भोजन खाया है, इसका जो बाहर वाली जो सतह है ना, वहां पे वो अम्ल जाके जुड़ेगा और क्या करेगा, उसका अवशोषण करेगा, है ना। बाकी क्या अंदर तक अवशोषण होगा, तो ये छोटे छोटे हैं तो इनके अंदर तक तो आराम से जा सकता है। बट मान लो ये वाली रोटी पहुंच गई यहां पे, है ना, इतनी बड़ी, है ना, तो आपका अम्ल तो बस खाली यहां तक ही आ पाएगा ना। पूरी रोटी थोड़ी ना डाइजेस्ट होगी, अरे पूरी रोटी का थोड़ी ना पाचन होगा, अवशोषण होगा। मतलब आपने जो भोजन पूरा ग्रहण किया है, एक रोटी में जितनी आपको ऊर्जा मिलनी थी उतनी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या हुआ, उसका अवशोषण नहीं हुआ। आपने खा तो लिया, है ना, बट ये जो एसिड था, ये जो अम्ल था, इसका पाचन नहीं कर पाया, है ना। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ये अम्ल इस वाले एरिया तक, इस वाली सतह तक तो पहुंच ही नहीं पाया ना, तो कहां से अवशोषण होगा, है ना। इसी के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले जो भोजन होता है उसको क्या करते हैं, उसके जैव रसायन के मूल रूप से उसको अपन परिवर्तित कर लेते हैं एक सरल पदार्थ के अंदर, एक साधारण पदार्थ के अंदर, है ना। अब अपन देखते हैं कि पाचन क्या होता है। तो क्या होता है पाचन, एक जटिल पोषक पदार्थ को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, पाचन, है ना। क्या बोला है कि एक जटिल पोषक पदार्थ को, है ना, अरे जटिल पोषक, है ना, पोषक मतलब कि जिसके अंदर न्यूट्रिशन हो, है ना। मतलब अब देखते हैं कि आपका जो भोजन है उसके अंदर कुछ अवयव होते हैं, है ना। अवयव क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना, इतने तो होते हैं। इनके अलावा भी हमको कुछ विटामिन की जरूरत पड़ती है और कुछ खनिज लवणों की भी आवश्यकताएं होती है ना। वो भी अपन देखेंगे कि किन चीजों की किस टाइम पे अपन को जरूरत होती है ना। जैसे विटामिन तो आप जानते होंगे अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जैसे बहुत सारे विटामिन के बारे में आपने देखा होगा या उनसे रिलेटेड कुछ बीमारियां भी पड़ी होगी, है ना। तो इसके लिए विटामिन जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। बट क्या होता है कि जितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है उतना ज्यादा ये नहीं होते। ये क्या होते हैं कि बहुत कम मात्रा में अपने शरीर के अंदर पाए जाते हैं और उन्हीं मात्रा का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि एक जटिल पोषक पदार्थ को अवशोषण रोग योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, पाचन, है ना। अब आपका जो पाचन तंत्र होता है ना, वो किससे मिलके बना होता है ना। तो जो पाचन तंत्र होता है, मनुष्य का पाचन तंत्र आहार आहार नाल तथा कुछ सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है ना। अब आहार नाल का तो आपको पता होगा, जिसको अपन बोलते हैं ना ग्रसिका, है ना। तो आहार नाल आपके मुंह से शुरू होती है, तो आपका जो बड़ी आंत रहती है वहां पे जाके उसका क्या होता है, अंत, है ना। तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, ऐसे क्या क्या आएंगी, जैसे आपका आमाशय आ गया, आपका यकृत आ गया, आपका पित्ताशय आ गया, है ना, बड़ी आंत, छोटी आंत, तो ये सारे जो आते हैं ये आपके पाचन तंत्र के अंदर आते हैं। इनके अलावा भी एक चीज और है, ये जो आपको नई लग रही होगी, है ना, ग्रसिका, ग्रंथिया, सॉरी ग्रंथिया, है ना। अब ये ग्रंथिया क्या होती है, अब ये ग्रंथिया का काम होता है कि यह दो चीज का काम कर सकती है। कौन कौन सा, तो ग्रंथिया जो रहती है, कुछ ग्रंथियां जो रहती है वो
हार्मोन का स्त्रावण करती है और कुछ ग्रंथियां जो होती है वो एंजाइम का स्त्रावण करती है। किसका? एंजाइम का, है ना। मतलब कुछ ग्रंथियां जो होती है आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स को क्या करती है, उसका हार्मोन्स को रिलीज करती है या फिर उसका स्त्रावण करती है, उसको बनाती है ना। और कुछ ग्रंथियां जो होती है वो एंजाइम्स को बनाती है। अब ये जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं, है ना, पाचन के लिए भी और बहुत सारी दूसरी प्रक्रियाओं को करने के लिए भी, है ना। अब क्या होता है कि ये हार्मोन्स और एंजाइम्स जो होते हैं ना, इनको अगर देखा जाए तो हार्मोन्स जो होते हैं इनका तो कोई सिस्टम नहीं होता है। मतलब ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली आपके रक्त के अंदर प्रवाहित कर दिए जाते हैं, है ना। हार्मोन्स, कुछ ग्रंथियों ने हार्मोन्स बनाए और वो क्या करती है, इनको आपके रक्त के अंदर प्रवाहित कर देती है और जिस जिस अंग को इस हार्मोन्स की जरूरत होती है वो इसको अवशोषित कर लेता है। बात आती है एंजाइम की। एंजाइम के लिए ऐसा नहीं है। एंजाइम के लिए जो ग्रंथियां होती है वो खुद अपनी नलिकाओं द्वारा उस एंजाइम को, उस एंजाइम की अपने शरीर में जहां पे जरूरत है वहां तक ले जाती है ना। उसके बाद उसको वहां पे जाके क्या कर देती है, दे देती है कि आपको इसकी जरूरत है तो आप ये ले लीजिए। बट इन विचारों के लिए ऐसा नहीं है ना। ठीक है, ये आया समझ में, कॉपी कर लो। अब हमारे अंदर जो पाचन होता है ना वो दो प्रकार से होता है ना। उसकी दो प्रक्रिया हो जाती है। एक जो होता है वो होता है यांत्रिक पाचन और दूसरा वाला होता है रासायनिक पाचन, है ना। दूसरा वाला या पहला वाला मतलब इसका मीनिंग ये नहीं है कि पाचन दो प्रकार से होगा, एक यांत्रिक पाचन और दूसरा वाला रासायनिक पाचन, है ना। तो पहले कौन सा वाला होता है, यांत्रिक पाचन, है ना। यांत्रिक पाचन मतलब कैसे कि आपने भोजन को ग्रहण किया, है ना, अपने हाथ से, कहां पे, मुंह के अंदर, है ना। मुंह के अंदर जाने के बाद वहां पे आपके दांत है ना, वो क्या करेंगे, उनको चबाएंगे, है ना। तो ये जो प्रक्रिया है उसी को बोला जाता है यांत्रिक पाचन। उसके बाद क्या होता है कि वो जो आपने भोजन ग्रहण किया था उसके छोटे छोटे अणु हो गए, उसके बाद उसको कहाँ ले जाया जाता है, आपके आमाशय के पास। क्यों ले जाया जाता है, तो अवशोषण के लिए। तो ये जो प्रक्रिया होती है पूरी पाचन तंत्र की, उसके अंदर पूरी 5 प्रक्रिया होती है ना। कौन कौन सी? पहली वाली होती है अंतर्ग्रहण, है ना। अंतर्ग्रहण का मतलब कि आपको भोजन को आपकी थाली के अंदर से आपके मुंह के अंदर ग्रहण करना है ना। ये पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया क्या है, उसका पाचन करना, है ना। पाचन कैसे? अब पाचन कहां पे होगा, तो आपके बहुत सारे, मैंने अभी एक चीज बताया था, यहाँ पे कुछ होती है ग्रंथियां, है ना, ये बोला था ना मैंने। अब ये ग्रंथियां क्या करती है, एंजाइम, है ना, एंजाइम को क्या करती है, सिक्रीट करती है, उनका स्त्रावण करती है, जिसका यूज, जिसका उपयोग करके अपन क्या करते हैं, आपने जो भोजन ग्रहण किया है उसको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, है ना। अवशोषित किया, है ना, तो उसके अगली बात प्रक्रिया क्या आ जाएगी, उसका अवशोषण, है ना। अवशोषण तो कर लिया। अवशोषण करने के बाद ये कि अवशोषण कहां पे होगा, आपके रक्त के अंदर, है ना। तो आपने अवशोषण क्यों किया, क्योंकि हमने जो भोजन ग्रहण किया है उससे हमको क्या मिले, ऊर्जा, है ना। तो उस ऊर्जा की प्रक्रिया को ही बोला जाता है स्वांगीकरण, है ना। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। उसके बाद अंत में क्या होता है कि सारा का सारा जो भोजन था उसके अंदर से जितने भी आपके अवयव थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उसके अलावा कुछ विटामिन और खनिज लवण जो थे वो सारे के सारे क्या कर लिए जाते हैं, यूज कर लिए जाते हैं। उनको आपकी बॉडी, आपके रक्त के अंदर संयोजित करके रख लिया जाता है। फिर बचा कुचा जो वेस्ट होता है ना, उसके अलावा भी जो कुछ बच जाता है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है उसे हम क्या करते हैं, मल परित्याग, है ना, उसको हम क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर से बाहर निकाल देते हैं, है ना। ये सारी प्रक्रिया इस प्रकार होती है। अपन क्या करेंगे, अपन अंतर्ग्रहण से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। अपन देखेंगे कि अंतर्ग्रहण के अंदर क्या क्या होता है। इसे क्या करेंगे, इन 5 प्रक्रियाओं को एक एक करके अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इतने कॉपी करो। अब हम देखते हैं कि हमारी जो आहार नाल होती है
वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे जाके उसका खत्म होती है ना। अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना पाचन तंत्र, है ना। तो आहार नाल जो होती है उसका जो अग्रभाग होता है वो अपने मुख से प्रारंभ होता है, तथा क्या होता है कि वो पश्चिम भाग में स्थित जो गुदा होता है वहां पर जाके बाहर खुलती है ना। मतलब आपने जो भोजन ग्रहण किया था आपके मुख के थ्रू, उसके बाद मुख के द्वारा, है ना, उसके बाद वो भोजन जो था उसका पूरा अवशोषण कर लिया गया, पाचन कर लिया गया, स्वांगीकरण कर लिया गया। उसके बाद उसको क्या करते हैं अपन अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, किसके द्वारा, गुदा के द्वारा, है ना। अब क्या होता है कि आपकी जो आहार नाल की जो लंबाई होती है ना वो कितनी होती है, तो 30 फीट या फिर उसी को बोलते हैं अपन 9 मीटर की, है ना। अब देखो कितनी लंबी, आप बोलोगे सर इतनी 9 मीटर तो बहुत ज्यादा होता है ना, इतनी तो हाइट भी नहीं होती है ना। बट होता क्या है वो चीजें देखते हैं, है ना। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो बताता हूं। क्या होता है कि यह ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत को बनाती है ना। मतलब आपकी जो ग्रसनी है ना, उसके बाद ग्रसिका जो इसोफेगस है ना, उसके बाद आपका पूरा आमाशय, आमाशय कितना बड़ा होता है ना। अब ये देखो अगर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है ना, अगर इसको लेंथ वाइज करो तो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा ना, वरना अगर ऐसा देखा जाए तो इतना छोटू सा हो जाएगा, और ऐसे देखा जाए तो ऐसे होके ऐसे होके ऐसे ऐसा, है ना। यहाँ आए फिर क्या आती है, छोटी आंत। तो आपकी छोटी आंत कुछ ऐसी होती है ना। ये जैसे आपका आमाशय का अंत हो गया, तो यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, फिर बड़ी आंत में जाके खुलती है, फिर बड़ी आंत आपकी ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ये ठीक है, ये आपकी छोटी आंत होगी, ये आपका आमाशय, है ना। अब मैं इसको यहां से ओपन कर देता हूं, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी इतनी सारी क्या हो जाती है, लंबाई, है ना। ये सब क्या बोल रहा बनाती है, मतलब ये है कि इसका मॉडिफिकेशन है। मतलब आपकी जो आहार नाल है वो यहां से स्टार्ट हुई आपके मुख से, वहां से वो किसको बनाती है, पहले आपकी ग्रसनी को, ग्रसनी के बाद किसको बनाती है, ग्रसिका को, फिर आपका आमाशय, उसके बाद फिर आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत। ऐसा नहीं कि सब अलग अलग है, पूरी की पूरी एक ही नली जैसा आकार है ना। और उसी नली से आगे 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 सब बनते जा रहे हैं, है ना। कैसे बनते जा रहे हैं, जैसे आपके मुख में फिर ये आपकी क्या बनी, ग्रसनी बनी, फिर ये आपका ग्रशिका बनी, फिर आपका आमाशय बना, ऐसे फिर आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे करके पूरे क्या होते हैं, कंटिन्यूस बनते जाते हैं, है ना। किससे बनते हैं, तो आपकी आहार नाल से, है ना। उसके बाद अपन देखते हैं कि हमारा मुख, है ना, हमारा मुख कितना अच्छा है ना, जिसकी वजह से लोगों जो रहते हैं वो हमको क्या पाते हैं, पहचान पाते हैं ना। अरे पहचान पाते हैं ना, देख के अरे ये तो वो है ना। मतलब जो भी आपका नाम है वो चीज, है ना। अब क्या होता है, आपका जो मुख होता है ना वो मुख गुहा में खुलता है ना। मुख गुहा में मतलब ये है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे खुलता है। तथा क्या होता है, उसके अंदर जो रहते हैं कई दांत होते हैं, है ना। उसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन कि कौन कौन से दांत होते हैं, किस किस दांत का क्या क्या काम होते हैं, वो सारी चीजें, है ना। और एक पेशवी जीवा होती है, मतलब आपकी एक जीवान होती है ना, टंग होती है, जिसको आप जब खाना खाते हो तो पता चलता है कि हाँ खाना मीठा है, खट्टा है या कड़वा है, ये सारी चीजें, है ना। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो मानव पाचन तंत्र है उसका इस एक आकार के माध्यम से अपन देखेंगे कि कौन सी चीजें जो होती है हमारे मानव पाचन तंत्र के अंदर कहाँ कहाँ पे होती है, और उनका हमारे शरीर के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं, है ना। उन सारी चीजों को अपन यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन, है ना। तो अब ये है अपना, है ना, मतलब ये है हमारा, है ना। तो ये कोई भी हो सकता है ना, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये मनुष्य का पाचन तंत्र है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो आहार नाल है ना, उससे पहले अपन ने देखा था कि आहार नाल कहां से शुरू होती है,
तो आपका जो मुख गुहा होती है वहां से शुरू होकर और जो गुदा होता है वहां पे जाके उसका क्या हो जाता है, अंत, है ना। उसके बीच में कई सारी चीजें वो बनाती चलती है अपने साथ में। देखो एक कंटिन्यूअस है ये पूरी, है ना, कहीं पे भी जाके बदली नहीं है ना। कहां से शुरू हुई थी, आपके मुख से, कहां पे जाके इसका अंत हुआ, तो गुदा पे, है ना। बीच में क्या क्या चीजें आई, है ना, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो मुख होता है उसके अंदर कितनी चीजें, है ना। तो उसके अंदर बस मेनली देखा जाए कि महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाए तो दो, है ना। एक होती है आपकी जीवा, है ना, आपकी टंग, है ना, आपकी जीवान, जिसकी वजह से क्या होते हैं अपन बोलते हैं ना। और दूसरा चीज जो होता है वो होता है आपके दांत या आपके टीथ, है ना। इनके बारे में भी देखेंगे। अब टंग जो होती है उसका एक आकार देखेंगे, है ना, उसके ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स होती है ना, जिसकी वजह से अपन पता कर पाते हैं कि यार हमने क्या खाया है ना। ऐसा है कि मैंने क्या किया, आपको 1 किलो मिठाई ला के दी, है ना, आपका सिलेक्शन हो गया तो आप मेरे लिए मिठाई लाए और मैंने 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 खिलाई आपको मिठाई, है ना। फिर मैंने पूछा कि कैसी लग रही है ना, तो आप ऐसा बोलोगे क्या कि सर तीखी लग रही है ना, ये चीज बोलोगे नहीं। आप क्या बोलोगे, अरे मिठाई है तो मीठी लगेगी ना, सिंपल सी चीज है ना। तो उस चीज को कैसे पता किया अपन ने कि हमको ये मीठा लग रहा है ना। तो आपकी जो जीवा होती है, आपकी जो टंग होती है, उसके ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, है ना। जिसे आपने देखा होगा कि आपको अगर कोई नमकीन चीज टेस्ट करना हो तो आप खाली उसकी जो आपकी टंग की टिप रहती है ना, आगे वाली जो पॉइंट्स, वहां से ही टच करके बता सकते हो कि यार हाँ ये ऐसा ऐसा। अरे खाना बनाते हो, हाँ, नहीं बनाते तो बनाया करो तो पता चलेगा कैसे होता है ना। उसके बाद देखा जाए तो आपके दांत, है ना, आपके टीथ, तो टीथ जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, है ना, उन सबके बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी क्या है कि मैं बस खाली एक आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। इंट्रो हो गया था अपना, अपन ने क्या बोला था कि जो जटिल पदार्थ है, पाचन किसको बोला था कि जो जटिल पदार्थ को अपन को काय में परिवर्तित करना था एक सरल पदार्थ में, है ना। क्यों, क्योंकि उसका अपन अच्छे से अवशोषण कर सके इसके लिए, है ना। अब क्या हुआ, मुख के बाद जो होता है ये होती है ग्रहणी, सॉरी ग्रसनी, है ना। तो जो ग्रसनी होती है वो जो रहती है वो कॉमन होती है किस किस के लिए, तो यहां से आपका भोजन भी जाता है और यहीं से आप जो वायुमंडल से ग्रहण कर रहे हो वो भी यहां से होकर ही आपके शरीर के अंदर जाती है ना। तो ये कॉमन होता है। तो मैंने इस घर्षणी को श्वसन एवं गैसों का विनिमय वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है ना। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं घ्रसिका, है ना। तो घ्रसिका ये होती है, ये घ्रसनी घ्रसिकाओं में आके ओपन होती है, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, खुलती है, यहाँ पे क्या जाएगा आपका भोजन, है ना। इसके जस्ट पीछे साइड क्या होती है, अरे बोलो क्या होती है, तो इसके पीछे क्या होगी आपकी श्वास नली, ट्रेकिया, है ना। सी सेप्ट कार्टिलेज पढ़े थे अपन ने, है ना, वो उसको है ना बंद होने से बचाते थे, है ना, ये चीजें अपन ने देखी थी। अब उसके बाद आता है आपका आमाशय, है ना, आमाशय स्टमक। उसका आकार कैसा होता है, ये कुछ मोटी मोटी चीजें अपन यहां देखेंगे। आकार कैसा होता है, जे आकार का होता है ना। अब ये आमाशय जो होता है इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, जठरागम, फंडिस और जठर निर्गमी, है ना। ये नाम जो दिए है ना, ये कहीं ना कहीं ये किससे जुड़ा है, उससे, और कहां पे जाके खुल रहा है उससे, इनसे रिलेटेड है ना। इसकी वजह से क्या होता है, इनसे जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि अपन को आसानी हो जाती है इनको याद करने के लिए, है ना। और उससे पता भी चलता है कि यार ये चीजें इसके पास होती है ना। अब देखो यही कुछ स्टमक का लेवल कहां आ रहा है आपके, कहां आ रहा है, देखो अगर बाहर देखा जाए तो यहां तो आपके फेफड़े भी है ना। तो आपके फेफड़ों के जस्ट नीचे साइड, है ना, आपका क्या होता है स्टमक, है ना। या फिर आपका आमाशय, आमाशय के 3 भाग देख लिए अपने, कौन कौन थे, जठरागम, फंडस और जठर निर्गमी। इन सब के बारे में जब आमाशय पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में, सबके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, है ना। अभी एक जनरल आइडिया। उसके बाद क्या होता है कि आपका आमाशय जो होता है ना,
एक यू आकार का शेप के पास जाके खुलता है। यू आकार देखो, यू है, यू बन रहा है ना। देखो ये यहां पे करेक्शन है। अगर आप पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसमें ये जो यू है ना, ये सी दिया हुआ है। उन्होंने बोला था कि आपकी जो ग्रहणी का आकार होता है वो कैसा होता है, सी आकार की होती है, बट वो गलत है ना। तो इसको आप करेक्ट कर लेना कि आपकी ग्रहणी का आकार कैसा होता है, तो वो यू आकार की होती है ना। अब क्या होता है कि आपकी जो ग्रहणी होती है वहां पे क्या होती है, दो चीजें, एक होता है आपका अग्नाशय और दूसरा होता है आपका यकृत, है ना। क्या है, एक अग्नाशय और दूसरा क्या है, यकृत, है ना। अब क्या होता है, यकृत और अग्नाशय यहां पे क्यों है, तो ये जो पहले तो देखा जाए कि ये जो ग्रहणी है ये किसका भाग है, तो ये छोटी आंत का है ना। आपकी आमाशय जो होती है वो कहां पे, आमाशय जो होता है वो कहां पे जाके खुलता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत के किस भाग में, तो ग्रहणी में। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, अपन क्या करते हैं, इनको अवॉइड कर देते हैं कि यार इतना छोटू सा क्वेश्चन कौन पूछेगा, है ना। बट क्या होता है कि पूछ लिया जाता है ना। और उस टाइम क्या होता है, अपन को कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो चीज नहीं हो, इसके लिए इस चार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको इसकी हेल्प से अगर पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और अगर भूल भी जाते हो तो इसको बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगते, है ना। उससे सारी चीजें आपको पता चलेगी, है ना। अब ये आपका जो आमाशय था ये छोटी आंत के किस भाग में खुल रहा है, तो ये खुल रहा है ग्रहणी में। ग्रहणी का आकार कैसा है, तो यू आकार की है। अब इस ग्रहणी में दो चीजों का स्त्रावण करते हैं, दो होते हैं, कौन कौन, एक होता है अग्नाशय और दूसरा होता है आपका यकृत। ये दोनों क्या करते हैं, इनके अंदर जो चीज बनी है ना। अगर अग्नाशय है तो ये अग्नाशय क्या बनाएगा, अग्नाशय रस, है ना। और यकृत है तो यकृत के अंदर भी। अब इन दोनों का काम क्या है, तो आपने जो खाना खाया है ना, अरे उसका पाचन भी तो करना है। तो इनके अंदर से जो एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं या उनका स्त्रावण किया जाता है, जो एंजाइम इनके अंदर बनते हैं उनका स्त्रावण किसके अंदर कर लिया जाता है, तो आपकी ग्रहणी के अंदर, है ना। अब देखते हैं आपका अग्नाशय, है ना। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो क्या करती है, बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी, है ना, दोनों। बहिस्त्रावी मतलब कि जो बाहर सिक्रीट करती है ना। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जो क्या होता है, उसके लिए पूरा एक सिस्टम होता है, मतलब वो खुद नलियों के थ्रू। हाँ, मैंने ये बताया था आपको कि एक होता है आपका एंजाइम और एक होते हैं आपके हॉर्मोन्स, है ना। एक बार और देखते हैं क्या बोला था, ऐसा था, एक होते हैं आपके एंजाइम और दूसरे होते हैं आपके हॉर्मोन्स ना। हॉर्मोन्स और एंजाइम। अब एंजाइम जो रहते हैं वो नलिकाओं के द्वारा, है ना, नलिकाओं के द्वारा क्या करे जाते हैं, जैसे मान लो आपकी ये क्या है, अंडाशय, इसके अंदर एंजाइम बना ट्रिप्सिन। क्या एंजाइम बना, बनता भी है, क्या बनता है, ट्रिप्सिन ना, ट्रिप्सिन, ठीक है। क्या बना, ट्रिप्सिन। अब ये जो ट्रिप्सिन होता है ना, ये ट्रिप्सिन ये बना, ये क्या है आपका एंजाइम है। तो ये क्या होता है कि नलिकाओं द्वारा, जैसे इस नलिकाओं के अंदर छोड़ दिया जाता है और फिर क्या करता है, ये जहां पे आपके भोजन को पचाने की आवश्यकता है वहां पे चला जाता है। जैसे देखो ये नलिका के द्वारा कहां पे खुल रहा है, तो आपकी ग्रहणी के अंदर, है ना। कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन। यही देखा जाए तो एक होता है हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स क्या करते हैं, उनके लिए कोई ऐसी नली वगैरह नहीं होती है। ये जो होते हैं ना, डायरेक्टली आपके रक्त के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, स्त्रावित कर दिए जाते हैं, उनको वहां पे छोड़ दिया जाता है। फिर आपके शरीर के जिस भाग को उस हॉर्मोन्स की आवश्यकता होती है वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, कहां से, रक्त से, है ना। ऐसे ही जो अग्नाशय होता है ये हॉर्मोन्स को भी रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, स्त्रावित करता है, और एंजाइम को भी स्त्रावित करता है ना। हॉर्मोन्स में ये दो एंजाइम, हॉर्मोन्स ये हो गए। एक होता है आपका, मेनली देखा जाए, है ना, महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाए तो एक होता है इंसुलिन और दूसरा वाला होता है आपका ग्लूकेगोन। कौन कौन सा, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे 12th में, है ना, उस टाइम इंसुलिन के बारे में बहुत अच्छे से देखोगे।
सन 1990 में एक कंपनी थी, है ना, इली लिली, एक जनरल नॉलेज के लिए है कि इली लिली जो कंपनी थी उन्होंने सबसे पहले इस ह्यूमन इंसुलिन को बनाया था, है ना। वहां पे देखोगे एक ए बेंड होता है, बी बेंड होता है, सी बेंड होता है ना, उनको जोड़ा जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, है ना। तो वो सारी चीजें आप देखोगे, अभी एक जनरल नॉलेज। फिर आता है ग्लूकेगोन। अब यार ये देखो, इन दोनों का क्या काम होता है पता है? कि आपने सुना होगा कि आपकी फैमिली में किसको है डायबिटीज, है ना, कि यार इनको पापा को या बड़े पापा जो भी रिलेटिव है उनमें आपके घर आए तो आप चाय लेके गए तो बोलते कि इनको डायबिटीज है तो फीकी चाय चाहिए, है ना। तो वो वाला जो कंसेप्ट लगा ना, वो इससे रिलेटेड है ना। उस वाली बीमारी को बोला जाता है डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन से क्यों रिलेटेड है? तो क्या होता है कि आपका जो इंसुलिन होता है ना, वो आपके ब्लड के अंदर की शुगर लेवल को क्या करता है? कम करता है ना। अरे ब्लड के अंदर जो शुगर है उसको कम कौन करता है? इंसुलिन। बट क्या होता है कि जो डायबिटीज का पेशेंट है, बीमार व्यक्ति है डायबिटीज से, वो क्या होता है कि उसके अंदर ये इंसुलिन कम बनता है, मतलब जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, है ना। उसकी वजह से क्या होता है कि उसके जो रक्त के अंदर जो शुगर का लेवल है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। इसके लिए क्या होता है कि अगर देखा जाए कि पर्सन ज्यादा एज में है ना, या फिर उसका इंसुलिन, उसका जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, इसकी नॉर्मल रेंज, अगर नॉर्मल रेंज बोलूं मैं शुगर की, तो वो होती है आपकी 90 से 140 ग्राम, है ना, पर डेसीलीटर, है ना। कितनी होती है? 90 से 140 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब एक डेसीलीटर ब्लड के अंदर कितना ग्राम में होना चाहिए? इतना। बट क्या होता है कि ये जो रहती डायबिटिक पेशेंट के अंदर इस 140 से हमेशा ज्यादा आती है, मतलब कितनी? 200 आएगी, है ना। अब क्या होता है, इसको कम करने के लिए क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा है, मान लो अगर ये 500 है ना, तो खुश होने की बात नहीं है कि हमारे अंदर इतनी सारी शुगर है ना। इस अगर इतनी ज्यादा है तो आपको क्या करेगा? आपको ह्यूमन इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, है ना, इस लेवल को कम करने के लिए। और अगर आपको ये 200 या 250 इतनी है तो उसको आप टेबलेट्स के थ्रू भी क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। दूसरा वाला ये इसका अपोजिट है ना। अगर ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है तो ये ब्लड के शुगर लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है, ग्लूकेगोन। इसी के लिए इन दोनों को बोला जाता है एंटागोनिस्ट हार्मोन, है ना। एंटागोनिस्ट मतलब एक दूसरे के अपोजिट कार्य करने वाले, है ना, एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वालों को, है ना। उसके बाद अपन आते हैं आपके यकृत के पास, है ना। आपका जो यकृत होता है वो अपने शरीर की सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है ना। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत, है ना। यकृत के अंदर क्या होता है? यकृत जो चीज बनाता है ना, यकृत जूस बनाता है, उसको क्या करा जाता है? मेनली देखा जाए तो इसका यकृत का निर्माण जो रहती है ना, यकृत पालिकाएं करती है। तो बोला जाए तो यकृत पालिकाओं को बोलते हैं अपन एक संरचनात्मक और कार्यात्मक एक इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? तो यकृत की, है ना। अब क्या होता है, यकृत जो रस बनाता है उसको कहां पे जाके स्टोर करके रखता है ना, संयोजित करके कहां रखता है? तो पित्ताशय के अंदर, है ना। फिर पित्ताशय जो रहता है वो कहां पे आके खुलता है? तो आपकी ग्रहणी में, है ना। अगर देखा जाए तो यकृत के अंदर जो रस बनता है, जो किसका पाचन करेगा? तो वो पाचन करेगा आपके वसा का, आपके पेट का, है ना। अब उसके बाद हम कहां आ गए? आपके ग्रहणी के अगले भाग में, है ना। तो ये आपकी जो छोटी आंत होती है उसके भी कितने भाग होते हैं? 3, है ना। कौन कौन से? अग्र ग्रहणी, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत, है ना, 3 भाग। अब देखो यहां पे क्या हुआ, ऐसा ऐसा है तो मैं इतना क्लियरली नहीं बता पाऊंगा, पर देखो यहां पे आपकी ग्रहणी खत्म हो गई। ग्रहणी के बाद जो ये वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे? अग्र शुद्रांत, है ना, अग्र शुद्रांत, है ना। उसके बाद ये वाला जो भाग है ना, इसको बोलते हैं अपन शुद्रांत, ठीक है। फिर आता है ये जो शुद्रांत वाला भाग है, ये आपके बड़ी आंत के कौन से भाग में खुलता है? क्वेश्चन है ना।
नीट वालों ने क्वेश्चन किया है आपसे कि आपके छोटी आंत का शुद्रांत वाला भाग बड़ी आंत के किस भाग में जाके खुलता है, तो क्या आंसर आना चाहिए? तो आपकी जो बड़ी आंत होती है ना, उसके भी कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से वो देखते हैं। एक होता है आपका मलाशय, दूसरा होता है अंद्रनाल, आरोही वृद्धतंत्र और अवरोही वृद्धतंत्र। कौन कौन से? देखो, मलाशय, अंधनाल, आरोही वृद्धतंत्र और अवरोही वृद्धतंत्र, है ना, ये 4 चीजें हैं। तो ये जो आपका आरोही वृद्धतंत्र होता है, वहां पे जाके कौन खुलता है? आपका छोटी आंत का कौन सा वाला भाग? शुद्रांत। ठीक है, क्लियर है इतना? अब उसके बाद आप बोलोगे सर ये क्या है? तो ये होता है कर्म रूपी परिशेषी, है ना, परिशिका, है ना, कर्म रूपी परिशिका। अब ये क्या होता है? तो इसको बोला जाता है अपेंडिक्स, है ना। जैसे आपने नॉर्मल लैंग्वेज में वर्ड सुना होगा कि आपके गांव में किसी का या आपके शहर में किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, है ना। तो ये क्या होता है कि ये पहले हमारे अंदर कार्य करता था, बट अब कार्य नहीं करता है। तो आप बोलोगे सर फिर हमारे शरीर के अंदर इसका काम क्यों है, और है क्यों हमारे शरीर में? पहला क्वेश्चन, है क्यों? अब क्या होता है कि ये जो था हमारे पूर्वज, है ना, हमारे जो एंसिस्टर थे, अरे कौन है पता है? अरे जो हमारे जैसे दिखते हैं ना, पेड़ों के ऊपर रहते हैं, है ना, मतलब चिंपांजी या एव्स, है ना, वो थे। वो क्या करते थे कि कच्चा फूड खाते थे, है ना, मतलब कच्चा खाना खाते थे, कच्चा भोजन खाते थे, मांस हो गया या फिर हरी पत्तियां वगैरह, तो वो जो रहती है वो कच्चा ही उनको खाते थे। तो क्या होता है कि ये जो कर्म रूपी परिशिका है, ये क्या करती थी कि कुछ एंजाइम का स्त्रावण करती थी, उसको पचाने के लिए, उसको उसके पाचन के लिए, उसके डाइजेशन के लिए, जो आपने कच्चा भोजन खाया है ना, उसके लिए ये कार्य करती थी। बट धीरे धीरे क्या हो गया कि हमारी जो क्रेनियल कैपेसिटी होती ना, क्रेनियल वर्ड यूज किया जाता है आपके ब्रेन के अंदर जो नर्व्स होती है ना, अरे जो तंत्रिकाएं होती है उनके लिए, है ना। अब क्या होता है कि वो जो थी पहले के लोगों में बहुत कम थी। धीरे 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 जब आप 12th में आओगे ना, एक चैप्टर पढ़ोगे इवोल्यूशन, है ना, तो उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि यार कैसे कैसे मनुष्य का डेवलपमेंट हुआ, निर्माण हुआ, और कैसे कैसे उनके जो मस्तिष्क की वृद्धि होती गई, है ना, बढ़ती गई क्रेनियल कैपेसिटी, है ना। तो अब क्या हुआ, फिर उनके अंदर समझ आने लग गई, तो वो क्या करे, धीरे धीरे फूड जो था, जो भोजन था, उसको पका के खाने लग गए, है ना, उसको आंख के अंदर पकाया और फिर खाया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो अपेंडिक्स थी, कर्म रूपी पसिका जो थी, वो क्या हुआ, उन्होंने अपना काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, है ना। बट फिर भी हमारे शरीर में अभी भी है ना। अब आप बोलो कि सर हम अगर कच्चा भोजन खाएं, है ना, तो क्या हमारे अंदर ये काम करने लग जाएगी? तो ऐसी पागलों जैसी हरकत कोई भी नहीं करेगा, है ना। तो ये इसके ऊपर आपका घास खाने से ये कार्य करना चालू नहीं करेगी, है ना। अगर देखा जाए, इवोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं कि 2 या 3 महीने बाद हो गया, है ना। कम से कम 50 साल, 100 साल, 200 साल, उतने टाइम बाद ये चेंज आया है हमारे अंदर, है ना। ऐसा नहीं कि आपके दादाजी के अंदर ये कार्य करती है और आपके अंदर कार्य नहीं करती है, तो ये ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर आप ऐसा करोगे भी तो क्या होता है कि मेनली अगर देखा जाए, तो मैं आपको ऑपरेशन वाली चीज बता देता हूं, है ना, कि अगर इनको ऑपरेशन हुआ है अपेंडिक्स का, तो उसमें क्या होता है कि एक इरेगुलर खाना खाना, मतलब ऐसा कि आपको फ्री का खाना मिल गया, है ना, कहीं गए हो, फ्री का मस्त बहुत सारी चीजें बनी है, और आपने जो देखा और जो दबाना शुरू हुए, है ना, मस्त तरीके से फुल पेट यहाँ तक, है ना, गले गले तक भर के खाया। अब क्या होता है कि उस खाना खाने की तरीके की वजह से कुछ जो भोजन होता है आपका, वो यहाँ पे आके अटक जाता है। कहां पे? आपके अपेंडिक्स के पास, है ना, यहाँ पे आके अटक गया। अब क्या होता है, यहां से वो बाहर नहीं जा पाता। ये देखो, ये कुछ इस साइड आया हुआ है ना, इससे जाने के बजाय वो इधर आ गया। वहां पे क्या होगा, इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, है ना।
इन्फेक्शन हो जाते हैं, उस इन्फेक्शन की वजह से ये अपेंडिक्स जो होती है ना बहुत ज्यादा दर्द स्वरूप होने लग जाता है उसकी वजह से। फिर क्या करता है डॉक्टर, इसको यहाँ से कट करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में तो इसका कोई कार्य है ही नहीं। इसके लिए बोलते हैं कि खाना खाने के टाइम बोलना नहीं चाहिए और एक प्रॉपर वे में, है ना, अच्छे से खाना को खाना चाहिए। ठीक है, हो गई सारी चीजें, कॉपी कर लो।